जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हमने लेज़र का बेसिक जो है वो कॉन्सेप्ट पढ़ लिया था। अब हम पढ़ते हैं कि प्रैक्टिकली लेज़र को किस तरह से बनाया जाता है, इसका एक्शन किस तरह से होता है। यूँ समझ लें कि जो पहले वाला हिस्सा हमने पढ़ा था वो शॉर्ट में आता है। इसका सब्जेक्टिव पार्ट ये है, लेज़र एक्शन एंड पॉपुलेशन इन्वर्जन के नाम से। मतलब जो ऐसे एलिमेंट्स या ऐसे एटम्स जिनमें एक से ज़्यादा एक्साइटेड स्टेट्स पाई जाती हैं, या मैं यूँ कहूँ कि ऐसे एटम्स जिनमें ग्राउंड स्टेट और एक्साइटेड स्टेट के दरमियान एक और एक्साइटेड स्टेट होती है जिसका नाम हमने मेटास्टेबल स्टेट रखा होता है। जिन एटम में ये स्टेट पाई जाती है वो एटम लेज़र लाइट को प्रोड्यूस करते हैं। ठीक हो गया। लेज़र बच्चों सभी एलिमेंट से नहीं बन सकती है, मखसूस किस्म के एलिमेंट जिनमें ये मेटास्टेबल स्टेट पाई जाती है, ग्राउंड स्टेट, ग्राउंड एनर्जी लेवल, हाई एनर्जी लेवल, एक्साइटेड स्टेट, इनके दरमियान में एक और एक्साइटेड स्टेट होती है जिसका नाम होता है मेटास्टेबल स्टेट। बड़ी काम की चीज़ है, इसने तो लेज़र बनानी है। मेटास्टेबल स्टेट से तो लेज़र बनती है, किस तरह से बनेगी, कैसे बनेगी, इसी को तो हमने पढ़ना है। लो बच्चों, ये मेरे पास E1 ग्राउंड एनर्जी स्टेट है। मेरे पास एक ऐसा एटम है जिसमें एक से ज़्यादा एक्साइटेड स्टेट्स हैं, या ग्राउंड स्टेट और एक्साइटेड स्टेट के दरमियान एक और एक्साइटेड स्टेट होती है जिसे मेटास्टेबल स्टेट कहते हैं। ये वो एटम्स हैं, इनसे हम अब देखने लगे हैं कि लेज़र किस तरह से बनेगी। तो देखो बच्चों, दिस इज़ ग्राउंड स्टेट E1, दिस इज़ E3 एक्साइटेड स्टेट, और E3 और E1 के दरमियान एक और एनर्जी स्टेट होती है जिसे E2 कहते हैं। दिस इज़ मेटास्टेबल स्टेट। ठीक है, हमने करना क्या, सबसे पहले बच्चों हमने ऑप्टिकल पंपिंग करनी है। ऑप्टिकल का लफ्ज़ लाइट को रिप्रेजेंट करता है। बच्चों आपने सबसे पहले एक एटम पर लाइट के फोटोन मार दें, उसे क्या होगा, आंसर है एटम उस फोटोन की एनर्जी को ऑब्जॉर्व करेगा, ग्राउंड स्टेट से हाई एनर्जी स्टेट में शिफ्ट हो जाएगा। तो बच्चों आपके ये जो फोटोन्स हैं, इन फोटोन्स की एनर्जी कितनी होनी चाहिए, तो आंसर है हमारे इन फोटोन्स की एनर्जी E3 माइनस E1 के बराबर है। ठीक है बच्चों, E3 माइनस E1, ये E3 है, ये E1 है। जिन ऑर्बिट्स के डिफरेंस के बराबर एनर्जी दोगे, एटम्स हमेशा उसी ऑर्बिट तक एक्साइट करेगा। एटम की ट्रांजिशन हमेशा उसी ऑर्बिट में होगी जिनके बराबर एनर्जी दी है आपने। हमने यहाँ पर फोटोन लगातार मारे, फोटोन फेंके, उन फोटोन्स की एनर्जी, हमारे फोटोन की एनर्जी कितनी थी, तो आंसर है E3 माइनस E1। तो जी एटम्स ये जो मटेरियल है, इस मटेरियल के एटम्स ग्राउंड स्टेट में इस फोटोन की एनर्जी को ऑब्जॉर्व करेंगे और नीचे से E1 से सीधा E3 पर चले जाएंगे। ठीक हो गया। इस फिनोमेनन को हम कहते हैं इंड्यूस अब्जॉर्प्शन। अभी पीछे मैंने टेक्निक बताई थी, इसे स्टिमुलेटेड अब्जॉर्प्शन भी कहते हैं। एटम्स फोटोन अब्जॉर्ब कर रहे हैं और एटम्स फोटोन की एनर्जी अब्जॉर्ब करके नीचे से हाई एनर्जी स्टेट में, एक्साइटेड स्टेट में जा रहे हैं जिसका नाम E3 है। ठीक है, हम एटम्स को क्यों E3 पर भेजते हैं, इसकी रीज़न है, लेज़र नहीं चाहिए, तो फिर जैसा पढ़ा रहा हूँ वैसा ज़रा सुनो इसको। हमने अपने एटम्स को जानबूझकर E1 ग्राउंड स्टेट से हाई एनर्जी स्टेट E3 पर भेजा। हमने उसी एनर्जी के फोटोन दिए हैं, एटम्स उस फोटोन को ऑब्जॉर्व करेगा और E3 पर चला जाएगा। ठीक है, इस प्रोसेस को बच्चों क्या कहते हैं, इस प्रोसेस के लिए लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है, इसके लिए टर्म इस्तेमाल होती है, इसे हम कहते हैं ऑप्टिकल पंपिंग। दिस इज नोन एज ऑप्टिकल पंपिंग। लगातार लाइट के फोटोन फेंकी जो एटम उन फोटोन की एनर्जी को ऑब्जॉर्व करेगा और नीचे से ऊपर जाता जाएगा। बच्चों कोई भी एक्साइटेड स्टेट जो होती है ना, आमतौर पर कोई भी एक्साइटेड स्टेट होती है, उसमें एटम्स के स्टे करने का टाइम पता कितना होता है, 10 रेज़ की पावर -8 सेकेंड। अच्छी तरह ज़हन में रहे, किसी भी एक्साइटेड स्टेट में एटम जिंदगी भर के लिए नहीं रहता। वो जब अपनी ग्राउंड स्टेट छोड़कर किसी हाई एनर्जी स्टेट में जाएगा वो स्टेबल नहीं होगा, उसने फ़ौरन वापस आना है। कितनी देर बाद वापस आना है, तो आंसर है 10 रेज़ की पावर -8 सेकेंड बाद उसने वापस आ जाना। लो जी, मखसूस किस्म के एलिमेंट्स हैं जिनमें एटम्स जब अपनी एक्साइटेड स्टेट से वापस आता है तो वो सीधा ग्राउंड स्टेट पर नहीं आता, रास्ते में एक और जगह पर स्टे करता है। रास्ते में एक और एक्साइटेड स्टेट होती है जहां पर रुककर फिर एटम अपनी नीचे ग्राउंड स्टेट पर आता है। इस एनर्जी स्टेट को हम फिजिक्स में कहते हैं मेटास्टेबल स्टेट। लो जी, E1 से E3 हम लगातार फोटोन मारी के एटम्स फोटोन की एनर्जी को ऑब्जॉर्व करता जाएगा, E1 से E3 जाता जाएगा और E3 पर जैसे ही एटम्स होंगे 10 रेज़ की पावर -8 सेकेंड। बड़ा कम टाइम है बच्चों, 1 सेकेंड का 10 करोड़वां हिस्सा, 10 करोड़वां हिस्सा 1 सेकेंड का। जैसे ही E3 पर एटम्स गए, फौरन एटम्स डी एक्साइट होंगे, नीचे आएंगे खुद ब खुद, स्पॉन्टेनियस, और ये डायरेक्ट नीचे ग्राउंड स्टेट पर नहीं आते। कुछ एलिमेंट में डायरेक्ट नीचे आते हैं ग्राउंड स्टेट पर, और कुछ एलिमेंट ऐसे होते हैं जिनमें ये डायरेक्ट नीचे नहीं आते।
जिनमें एटम्स एक्साइटेड स्टेट से डायरेक्ट ग्राउंड स्टेट पर वापस नहीं आते, रास्ते में किसी जगह पर रुक कर फिर आते हैं, वही एलिमेंट को लेज़र बनाएंगे। और ठीक है बच्चों, और वो जो एलिमेंट होते हैं जिसमें एटम्स एक्साइटेड स्टेट से नीचे आते हैं एक और एक्साइटेड स्टेट जिसे मेटास्टेबल स्टेट कहते हैं, वहाँ से फिर ग्राउंड स्टेट पर आएंगे, इनसे लेज़र लाइट निकलेगी। कैसे निकलेगी देखो बच्चों, मेटास्टेबल स्टेट पर एटम्स के स्टे करने का टाइम पता कितना है? आप सुन के हैरान रह जाएंगे। मेटास्टेबल स्टेट पर एटम्स के स्टे करने का टाइम है 10⁻⁻3। माइनस में छोटी रकम बड़ी होती है, याद रखना। ये -8 ये छोटी रकम है, -3 बड़ी रकम है। कितना फ़र्क है? आंसर है 5 जीरो का फ़र्क है। 8 में और 3 में कितने जीरो का फ़र्क है? 5 जीरो। 5 जीरो 1 लाख को कहते हैं। मेटास्टेबल स्टेट में एटम्स 1 लाख गुना ज़्यादा अरसे के लिए स्टे करेगा एज कंपेयर टू E3। फिर से समझाने के लिए अक्सर बच्चे इसमें परेशान रहते हैं, मैं इसको इजी मिसाल से समझाता हूँ। फर्ज करें मिसाल के तौर पर बच्चों, E3 वाली स्टेट पर एटम्स 1 सेकेंड के लिए रुका, यानी 1 सेकेंड तक स्टे करेगा और खुद ब खुद ये स्पॉन्टेनियस होता है। एटम्स खुद ब खुद 1 सेकेंड के बाद, दिस इज स्पॉन्टेनियस एमिशन, ये स्पॉन्टेनियस एमिशन है बच्चों। E3 से E2 पर जो एटम्स आते हैं वो खुद ब खुद आते हैं, हम कुछ नहीं कहते। जिन जिन एटम्स का टाइम पूरा होता जाएगा ना 10⁻⁻8 सेकेंड, वो खुद ब खुद नीचे आएंगे। और ये आगे ज़रूर होता है कि वो एटम सीधा नीचे नहीं जाते, बल्कि रास्ते में एक और एक्साइटेड स्टेट पर रुकते हैं, जिसे मेटास्टेबल स्टेट कहते हैं। फर्ज करें कि अगर E3 स्टेट पर एटम से 1 सेकेंड के लिए रुका है बच्चों, 1 सेकेंड के लिए रुका, तो मेटास्टेबल स्टेट पर एटम्स पता कितनी देर के लिए रुकेगा? तो आंसर है मेटास्टेबल स्टेट पर एटम्स 1 लाख सेकेंड के लिए रुकेगा। 1 लाख सेकेंड, यानी 10⁻⁵ सेकेंड। ये डिफरेंस होता है, ये सिर्फ डिफरेंस समझा रहा हूं कि अगर आम एक्साइटेड स्टेट में एटम से 1 सेकेंड के लिए स्टे करता है ना, तो मेटास्टेबल स्टेट में एटम्स के रुकने का टाइम अनयूजुअली, गैर फितरी तौर पर, नेचुरल है, इसमें हमारा कोई कमाल नहीं है, कुदरती तौर पर एटम्स वहाँ पर 1 लाख गुना ज़्यादा टाइम के लिए स्टे करता है E3 की निस्बत। इसलिए तो हम इसे कहते हैं मेटास्टेबल स्टेट, ऐसी स्टेट जिसमें इलेक्ट्रॉन अनयूजुअली स्टेबल होता है। देखो, जिस जगह पर इलेक्ट्रॉन ज़्यादा अरसे के लिए रुकेगा ना, हम मानते हैं कि वो जगह स्टेबल होती, अगर वहाँ इलेक्ट्रॉन स्टेबल है तो रुक रहा है ना बच्चों। नहीं तो इलेक्ट्रॉन को जब भी एटम्स अपनी ग्राउंड स्टेट को छोड़ता है ना, वो किसी भी स्टेट पर चला जाए वो होता अनस्टेबल है, तभी तो वो फौरन वापस आता है स्पॉन्टेनियसली। आम लाइट तो ऐसे ही बनती है, एटम ऊपर गया फौरन वापस आया, फोटोन निकली गए, उन फोटोन से पूरे कमरे में फैल गए, आम लाइट बन गई। लेज़र में ऐसा नहीं होता। लेज़र में बच्चों जब हम एटम को ऑक्साइड करवाते हैं, एटम्स स्पॉन्टेनियसली नीचे आते हैं, लेकिन वो सीधा ग्राउंड स्टेट पर नहीं आते, रास्ते में एक और एनर्जी स्टेट पर रुकते हैं, उसे मेटास्टेबल स्टेट कहते हैं। और वहाँ पर इलेक्ट्रॉन के स्टे करने का टाइम ऊपर वाली स्टेट से 1 लाख गुना ज़्यादा होता है। तो हम कह सकते हैं मेटास्टेबल स्टेट फिर क्या है? मेटास्टेबल स्टेट एक ऐसी स्टेट है जहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स अनयूजुअली स्टेबल होते हैं, गैर मामूली तौर पर, कुदरती तौर पर। ठीक है, ऐसी स्टेट द एक्साइटेड स्टेट है। ये एक्साइटेड स्टेट ही ना, एक्साइटेड स्टेट है ये, एक्साइटेड, क्योंकि ग्राउंड स्टेट से ऊपर जितनी भी होती हैं उन्हें एक्साइटेड कहते हैं। एक्साइटेड स्टेट एट विच, जिस पर, एट विच इलेक्ट्रॉन्स आर अनयूजुअली स्टेबल, जहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स गैर मामूली तौर पर ज़रा ज़्यादा स्टेबल होते हैं। ज़्यादा स्टेबल होते हैं तो ज़्यादा अरसे के लिए रुकते हैं ना, इसको हम कहते हैं मेटास्टेबल स्टेट। और मेटास्टेबल स्टेट पर एटम्स के स्टे करने का टाइम कितना होता है? 10⁻⁻³ सेकेंड होता है। MCQ है, कभी कभार रेशो भी आ जाती है। एक्साइटेड स्टेट और मेटास्टेबल स्टेट में एटम्स के स्टे करने का जो टाइम पीरियड है उसकी रेशो बताओ, तो 10⁻⁸ ऊपर आएगा डिवाइडेड बाय 10⁻⁻3। या मेटास्टेबल स्टेट टू एक्साइटेड स्टेट हो तो -3 ऊपर आएगा, -8 नीचे आएगा, जैसा भी हो सवाल। तो बच्चों मेटास्टेबल स्टेट पर एटम्स के स्टे करने का टाइम आम एक्साइटेड स्टेट से ज़्यादा होता है। इसका फ़ायदा क्या होगा? और यही तो वो कमाल की चीज़ है जिसने पॉपुलेशन इन्वर्जन कर दी। अब सुनो ज़रा, मैं एक सिनेरियो बनाने लगा हूँ कैसे होगा। हम लगातार ऑप्टिकल पंपिंग करते जाएंगे, E3 माइनस E1 फोटोन एनर्जी का फोटोन मारी जाएंगे, एटम्स E1 से E3 पर जाते जाएंगे, जाई जा रहे हैं।
पहले 1 करोड़ गया, फिर 2 करोड़, 3 करोड़, 4 करोड़, 5 करोड़, 6 करोड़। हम नीचे से मुसलसल ऑप्टिकल पंपिंग कर रहे हैं, एटम्स नीचे से मुसलसल एक्साइटेड स्टेट पर जा रहे हैं। E3 स्टेट पर एटम ज्यादा अरसे के लिए नहीं रुकता, बड़ी मामूली टाइम के लिए रुकता, 10⁻⁻⁸। जैसे ही E1 से E3 पर एटम गए, वहां पर थोड़ी देर के लिए रुके और फौरन नीचे आ गए E2 पर, मेटास्टेबल स्टेट, स्पॉन्टेनियसली, खुद ब खुद। हाँ, जब ये यहाँ से यहाँ आएंगे तो थोड़ा सा एनर्जी डिफरेंस बनता है, इस एनर्जी में थोड़े बहुत फोटोन निकलेंगे, हो सकता है वो इंफ्रारेड के हों, माइक्रोवेव्स हों, कुछ भी हो, हमें उसे लेना देना नहीं है, हम अपनी लेज़र की तरफ रहते हैं। यहाँ पर कुछ फोटोन्स निकलेंगे, चूंकि स्पॉन्टेनियस है, वो रैंडम डायरेक्शन में होंगे, आर्बिट्रेरी होंगे, ऊपर नीचे दाएं बाएं जहाँ मर्जी जाए, हमें उसे गर्ज नहीं है। लो जी, एटम से E3 से E2 पर आ गए। अभी E2 पर 10 करोड़ एटम्स थे, E2 पर 10 करोड़ एटम आए, उतनी देर में E1 से E3 और E3 से E2 मजीद 10 करोड़ आ गए, 20 करोड़ एटम अभी इधर ही हैं, उतनी देर से 10 करोड़ और आ गए, 30 करोड़ अभी इधर ही है, 40 ऊपर से 20 करोड़ और आ गए। क्योंकि मेटास्टेबल स्टेट पर एटम्स के स्टे करने का टाइम ज़्यादा होता है, 1,00,000 गुना ज़्यादा टाइम होता है E3 की निस्बत। तो बच्चों, एटम्स E1 से E3 पर गए, फौरन E3 से E2 पर आ गए, फिर E1 से E3 पर गए, क्योंकि हम मुसलसल फोटोन मारी जा रहे हैं, एटम एनर्जी एब्जॉर्ब करते जाएंगे, E3 पर जाएंगे, E3 से स्पॉन्टेनियसली E2 पर आते जाएंगे। और E2 पर चूंकि एटम ज़्यादा अरसे के लिए रुकता है, इसलिए यहाँ पर एटम्स इकट्ठे होना शुरू हो जाएंगे। इकट्ठे एटम्स की बहुत बड़ी तादाद है, वो मेटास्टेबल स्टेट के ऊपर इकट्ठी हो जाएगी। और जिस वक्त एटम्स की बहुत बड़ी तादाद मेटास्टेबल स्टेट पर इकट्ठी हो जाती है, या मैं यूँ कहूँ, जिस वक्त बच्चों N2, ये N2 है, ये N1 है, जब नंबर ऑफ एटम्स मेटास्टेबल स्टेट पर ज़्यादा हो जाएं, किससे? ग्राउंड स्टेट से। इसी चीज़ को तो हम फिजिक्स में कहते हैं पॉपुलेशन इनवर्जन। ये मैंने पिछले लेक्चर में आपको इसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दिया था। दिस इज पॉपुलेशन इनवर्जन, ये होती है पॉपुलेशन इनवर्जन। तो मेटास्टेबल स्टेट किरदार अदा करती है एटम्स को स्टे करवाने का, एटम्स को रोकने का, और मेटास्टेबल स्टेट वो रोल प्ले करती है पॉपुलेशन इनवर्जन का। आप एक लम्हे के लिए सोचो, अगर मेटास्टेबल स्टेट ना होती तो एटम सीधा E1 से E3 पर जाते। अभी हमने 10 करोड़ भेजे ही हैं, मजीद नीचे से 10 करोड़ भेजने लगे हैं, ऊपर वाले 10 करोड़ नीचे ग्राउंड स्टेट पर आके स्पॉन्टेनियस एमिशन करके रैंडम फोटोन फेंक चुके हैं और लाइट फैल चुकी है। हम चाहते हैं कि पहले एटम एक जगह पर इकट्ठे हों, उसके लिए हमें कोई ऐसी एनर्जी स्टेट चाहिए, एक्साइटेड स्टेट चाहिए, जहां इलेक्ट्रॉन स्टेबल हो और ज़्यादा अरसे के लिए रुके। दिस इज मेटास्टेबल स्टेट। लो जी, मेटास्टेबल स्टेट किरदार अदा करती है एटम्स को टुगेदर करने का, एटम्स की गैदरिंग करने का, पॉपुलेशन इनवर्जन का। ठीक है, तो बच्चों जिस वक्त N2 इज ग्रेटर देन N1, मेटास्टेबल स्टेट पर एटम्स की तादाद ज्यादा हो जाती है ग्राउंड स्टेट से, पॉपुलेशन इनवर्जन अचीव हो जाती है। हमने नहीं की, खुद ही होगी। एटम पहले वाले रुके थे, उतनी देर में नीचे से और आते रहते एटम इकट्ठे होते रहते। लो जी, अब कुछ एटम्स जो शुरू में आए थे, जिनका टाइम 10⁻³ सेकेंड कंप्लीट हो गया, जो शुरू में आए थे, उनमें से कुछ एटम नीचे आएंगे, खुद ब खुद नीचे आएंगे। जब वो एटम्स नीचे आएंगे ना, तो यहाँ पर एक फोटोन एनर्जी का मिलेगा, और उस फोटोन की एनर्जी कितनी होगी? कहाँ से आ रहे हैं? E2 से। किस में आ रहे हैं? E1 में। तो इस फोटोन की एनर्जी E2 माइनस E1 होगी। देखो, E2 माइनस E1, ये हमने नहीं फेंका, हमारे फोटोन E3 माइनस E1 वाले हैं, जिससे एटम एक्साइट हो रहा है। जो सबसे पहले बच्चों मेटास्टेबल स्टेट पर शुरू में जो सबसे पहले एटम्स आए थे, उनमें से जिनका टाइम पूरा हो गया होगा, वो खुद ही नीचे आएंगे, सारी बात स्पॉन्टेनियस। जब चंद एटम्स नीचे आएंगे ना ग्राउंड स्टेट पर, तो वो एक एनर्जी का फोटोन निकालेंगे, E2 माइनस E1। लो जी, अब इस E2 माइनस E1 जो फोटोन है, इन फोटोन की वजह से बाकी सारे के सारे मेटास्टेबल स्टेट पर जितने भी एटम्स हैं ना, वो इन फोटोन के इन्फ्लुएंस की वजह से, इस फोटोन की स्टिमुलेशन की वजह से सारे एटम एक साथ नीचे आ जाते हैं। लो बच्चों, अगर इस फोटोन की स्टिमुलेशन से, इसके इन्फ्लुएंस से, इसके इफेक्ट से, कोई भी लफ्ज़ इस्तेमाल करो, मेटास्टेबल स्टेट के सारे एटम जो इकट्ठे हुए थे वो एकदम अगर नीचे आते हैं, इमेजिन करो ज़रा, 10 खरब एटम एक साथ नीचे आया। जब 10 खरब एटम एक साथ नीचे आएंगे, तो हमें एक ही वक्त में इतने सारे फोटोन मिलेंगे,
वो सारे के सारे फोटोन इंसिडेंट फोटोन जिसकी वजह से हुआ है ना, जिसकी स्टिमुलेशन से ये एमिशन हुई है, जिसने उछाया है, सारे के सारे फोटोन उसी की डायरेक्शन में होंगे। तो देखें आपको बच्चों, आपको एक तो सारे फोटोन की एनर्जी E2 - E1, सबकी एनर्जी भी सेम, फ्रीक्वेंसी भी सेम, वेवलेंथ भी सेम, सबका सारे एक जैसे, मोनोक्रोमेटिक भी हैं, कोहेरेंट भी हैं, सबकी डायरेक्शन भी सेम है। ये मिलकर एक इंटेंस बीम बनाएंगे और उसी बीम को तो लेज़र कहते हैं। दिस इज लेज़र। तो देखो अगर मेटास्टेबल स्टेट ना होती, एटम्स इकट्ठे ना होते, पॉपुलेशन इनवेरिएंट ना होता, एटम्स की बड़ी तादाद जब तक इकट्ठी नहीं होगी, एक साथ जब तक एटम्स नीचे नहीं आएंगे, तो आपको इंटेंस बीम नहीं मिलेगी। आम लाइट तो मिल सकती है, लेज़र लाइट नहीं मिल सकती। तो लेज़र के लिए बच्चों फंडामेंटल है, ये ज़रूरी है कि हमारे पास एक ऐसी स्टेट हो कुछ एटम्स में, जिस पर एलिमेंट्स में जिसमें एटम्स ज़्यादा अरसे के लिए स्टे करें, तभी तो पॉपुलेशन इनवेरिएंट होगी। जब पॉपुलेशन इनवेरिएंट हो जाती है ना, मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स ऊपर वाली स्टेट पर होते हैं ग्राउंड की निस्बत, उस वक्त समझो कि लेज़र बनने लगी है। चंद एक एटम खुद ही नीचे आते हैं, उनसे जो फोटोन निकलता है, उस फोटोन के इन्फ्लुएंस की वजह से बाकी खरबों के एटम्स, खरबों की तादाद में एटम सारे ही नीचे आ जाते हैं एक साथ। और जब वो सारे एक साथ नीचे आएंगे तो उन सब की डायरेक्शन आर्बिट्रेरी नहीं होगी, वो इंसिडेंट फोटोन की डायरेक्शन में होंगे। सारे फोटोन इंसिडेंट फोटोन की डायरेक्शन में होंगे, सारे मिलकर यूनिडायरेक्शनल है, मिलकर एक इंटेंस बीम बना देंगे। उसी बीम का नाम होता है लेज़र लाइट। प्रैक्टिकली हम कैसे बनाते हैं, इधर देखो, हमारे पास एक ग्लास ट्यूब होती है, ग्लास ट्यूब, अवैक्यूएटेड ग्लास ट्यूब, जिसमें वैक्यूम होता है। बच्चों के पास जो लेज़र होती है, नॉर्मल लेज़र जो आपने लेबोरेटरी लेवल पर या बच्चों के खिलौनों में, पिस्तौलों में लेज़र लगी होती है, उसका मैकेनिज्म समझा रहा हूँ वो कैसे चलती है। एक अवैक्यूएटेड ग्लास ट्यूब होती है, इसके एक एंड पर टोटल सिल्वर्ड मिरर लगा होता है। सिल्वर्ड एक पेंट है। किसी भी ग्लास के पीछे बच्चों, किसी भी ग्लास के पीछे अगर वो पेंट कर दिया जाए तो वो मिरर बन जाता है। तो इसे कहते हैं 100% रिफ्लेक्टिंग मिरर, मुकम्मल मिरर बन जाता है। इसमें से कोई लाइट गुजर नहीं सकती। मिरर से लाइट नहीं गुजर सकती, शीशे से लाइट गुजरती है। अगर शीशे के पीछे पेंट कर दिया जाए, पेंट, तो वो लाइट के रास्ते को रोक देती है। उसे कहते हैं सिल्वर्ड पेंट। तो इट इज़ कम्प्लीटली सिल्वर्ड मिरर, ये मुकम्मल एक मिरर है, इसमें से कोई लाइट नहीं गुजर सकती। हाँ, इस ट्यूब के आगे ना हमने पार्शली सिल्वर्ड मिरर लगाया होता है। पार्शली का मतलब है कि यूँ समझो इस पर भी पेंट किया होता है। हाँ, एक छोटा सा सुराख छोड़ा होता है जिसमें से लेज़र लाइट निकल सकती है, ठीक है ना। दिस इज पार्शली, एक छोटी सी जगह होती है जहाँ से लेज़र लाइट, लेज़र के फोटोन बाहर निकल सकते हैं। इसे कहते हैं पार्शली सिल्वर्ड मिरर। लो बच्चों, दिस इज पोटेंशियल डिफरेंस। मैंने आपको बताया हुआ है, किसी भी एटम को एक्साइट करने के लिए, किसी भी एटम के इलेक्ट्रॉन को एनर्जी देने के 3 तरीके हैं। नंबर 1 लाइट, ऑप्टिकल पंपिंग, फोटोन मारी जो इलेक्ट्रॉन फोटोन की एनर्जी को ऑब्जॉर्व करेगा, जिस एनर्जी का फोटोन होगा उस हिसाब से वो एक्साइट करेगा। ऑप्टिकल पंपिंग। दूसरा होता है हीट देना, थर्मियोनिक प्रोसेस। और तीसरा क्या होता है, इलेक्ट्रॉन कूलिंग। बार बार बता रहा हूँ। लो बच्चों, हमारे पास जो लेबोरेटरी लेवल पर लेज़र होती है ना, ये बच्चों के खिलौनों में, उसमें लगते हैं सेल, उसमें सेल डलते हैं। हमने देखा होगा लेज़र में सेल डलते हैं, घड़ी वाले सेल, रिस्ट वॉच वाले सेल उसमें डाले जाते हैं। उस सेल के पोटेंशियल डिफरेंस से ना हम इलेक्ट्रॉन्स, ये पोटेंशियल डिफरेंस, 4-5 सेल लगे होते हैं, वो मिलकर एक पोटेंशियल डिफरेंस बनाते हैं। उस पोटेंशियल डिफरेंस से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं। तो जब इलेक्ट्रॉन जोर से निकलेंगे तो रास्ते में एटम्स हैं, इन एटम से हमने इतना पोटेंशियल डिफरेंस सेट किया होता है कि इस पोटेंशियल डिफरेंस पर बच्चों इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी किस पर डिपेंड करती है, तो आंसर है इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल ऑफ इलेक्ट्रॉन पर डिपेंड करती है। V/E। फर्ज करें E1 से E3 तक एटम्स को एक्साइट करने के लिए हमें 100 की एनर्जी चाहिए, तो हम ऐसा पोटेंशियल डिफरेंस रखेंगे कि इलेक्ट्रॉन जो चल रहे हैं ना उनके पास 100 की एनर्जी हो। इतना पोटेंशियल डिफरेंस रखेंगे। 100 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी चाहिए तो हम 100 वोल्ट दे देते हैं। 100 वोल्ट यहाँ पर लिखो, 100 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो काइनेटिक एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स की कितनी होगी, 100 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और उस एनर्जी से जब इलेक्ट्रॉन जाएंगे, एटम से टकराएंगे, एटम एक्साइट हो जाएंगे, कहाँ पर, E1 से E3। बच्चों डायरेक्ट मेटास्टेबल स्टेट तक एटम्स को ना हम पहुंचाते हैं ना पहुंचते हैं, ये थोड़ा डिफिकल्ट होता है।
यानी E1 से सीधा E2 तक एटम्स को ऑक्साइड करवाना ये थोड़ा डिफिकल्ट है, इसलिए हम E1 से E3 पर भेजते हैं, क्योंकि बेसिक मेजर एक्साइटेड स्टेट E3 है। वो तो कुदरती तौर पर होता ये है कि E3 से एटम नेचुरली तौर पर सीधा E1 पर नहीं आते, रास्ते में रुक जाते हैं E2 पर। लो जी, हमने ये पोटेंशियल डिफरेंस लगाया। इस पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब क्या है कि इस पोटेंशियल डिफरेंस से इलेक्ट्रॉन्स, नेगेटिव टर्मिनल से इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे। एक तरफ माइनस होगा ना, एक तरफ माइनस होगा, एक तरफ प्लस होगा, तो माइनस से इलेक्ट्रॉन जाएंगे प्लस की तरफ। जब ये इलेक्ट्रॉन प्लस की तरफ दौड़ेंगे ना, तो ये रास्ते में एटम से टकराएंगे, उन्हें एनर्जी देंगे, उस एनर्जी से एटम्स E1 से E3 पर जाएंगे। फिर वही सीन बचो, जब एटम E1 से E3 पर जाते जाएंगे मुसलसल, यहाँ पर एटम्स के स्टे करने का टाइम बहुत कम है। एटम खुद ब खुद स्पॉन्टेनियसली मेटास्टेबल स्टेट पर आएंगे। मेटास्टेबल स्टेट पर एटम्स के रुकने का टाइम ज़्यादा होता है। यहाँ पर एटम इकट्ठे होते जाएंगे, इकट्ठे होते जाएंगे, ठीक है। नीचे से E1 E3 तक एटम जाते जाएंगे, E3 से E2 पर इकट्ठे होते जाएंगे, और एक स्टेज आएगी जब पॉपुलेशन इन्वर्जन अचीव हो जाएगी, और कुछ एटम्स जिनका टाइम पूरा हो गया होगा वो नीचे आएंगे। उनके नीचे आने से हमें एक फोटोन मिलेगा, उस फोटोन के इन्फ्लुएंस की वजह से बाकी सारे एटम एक साथ नीचे आएंगे और आपको यूनिडायरेक्शनल कोहेरेंट इंटेंस बीम मिलेगी, जिसे लेज़र कहते हैं। लो जी, यहाँ पर ये लेज़र के फोटोन्स बन गए। अब ये सारे के सारे फोटोन एक साथ बाहर नहीं निकलते बच्चों, एक साथ नहीं। और पीछे तो मिरर है, इधर से तो कोई लाइट नहीं निकल सकती, आगे भी मिरर ही है, एक थोड़ी सी जगह छोड़ी है जिससे लेज़र ने बाहर निकलना है, बाकी तो सारा मिरर है। ये जो फोटोन होते हैं ना, ये फोटोन बैक एंड फोर्थ मूव करते हैं ऐसे, कभी इधर जाते हैं टकराते हैं वापस आते हैं, इधर टकराते हैं वापस आते हैं। कहते हैं ये जो फोटोन्स, जो स्टिमुलेटेड एमिशन से आपको खरबों फोटोन्स मिले हैं, वो खरबों फोटोन एक साथ बाहर नहीं निकल जाते, अंदर ही रहते। वो इस असेंबली के अंदर, इस ग्लास ट्यूब के अंदर फोटोन कभी इधर को जाएंगे, कभी इधर को जाएंगे, कभी इधर को। ये वाले फोटोन है, ये वाले E2 - E1 वाले। ये फोटोन कभी इस मिरर से टकराएंगे, टकरा के इधर आ जाएंगे, फिर इधर से टकराएंगे, टकरा के इधर आ जाएंगे, फिर इधर टकराएंगे। जब ये बार बार टकराते जाएंगे ना, तो इनके टकराने की वजह से, इनकी बार बार रिफ्लेक्शंस की वजह से ये मजीद स्टिमुलेटेड एमिशन करवाते जाएंगे, क्योंकि हमने ऊपर से पोटेंशियल डिफरेंस दिया हुआ है। इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, एटम से टकराते जा रहे हैं, एटम्स E1 से E3 पर जा रहे हैं, E3 से E2 पर इकट्ठे होते जा रहे हैं। ये वाले नीचे फोटोन मजीद स्टिमुलेटेड एमिशन करवाते जा रहे हैं। तो हम देखते हैं जैसे जैसे टाइम गुजरता है ना, लेज़र बीम मोर एंड मोर इंटेंस होती रहती है, उसकी इंटेंसिटी बढ़ती रहती है, बढ़ती रहती है, क्योंकि ये जो फोटोन है ना, ये फोटोन जब तक प्रोसेस चलता जाएगा, इन्होंने मजीद स्टिमुलेटेड एमिशन करवाते रहना है, और मजीद फोटोन बनते जाएंगे, फोटोन्स की तादाद मल्टीप्लाई होती जाएगी, और लेज़र की जो बीम निकल रही है वो गाढ़ी से गाढ़ी, यानी उसकी इंटेंसिटी, उसके नंबर्स, उसकी तादाद, उसकी जो आप यूँ समझ लें एम्पलीफिकेशन वाला जो हिस्सा है वो बढ़ता जाएगा, ठीक है। तो लेज़र लाइट इंटेंस होती जाएगी। तो बच्चों आपने देखा होगा, जब हम ऊपर से बटन प्रेस करते हैं ना, सर्किट ऑन होता है, पोटेंशियल डिफरेंस मिलता है, प्रोसेस चल पड़ता है, बटन ऑफ कर दो। फिर भी आप अगर वो लेज़र के सुराख में, जो बच्चों के पास होती है, उसमें सुराख में देखोगे ना, तो आपको ये हल्के हल्के रेड के फोटोन आते नज़र आ रहे होंगे, क्योंकि जब प्रोसेस ख़त्म हो भी जाए ना, पोटेंशियल डिफरेंस ना भी हो, तो अंदर कुछ फोटोन होते हैं जो आहिस्ता आहिस्ता बाहर निकलते रहते हैं। फिर तो हमें लाल रंग के फोटोन कुछ नज़र आते हैं जो कि निकल रहे हैं। ये होता है एक एक्सपेरिमेंटल सेटअप, जो कि नॉर्मल अक्सर जो है ना वो लॉटरियों से जो लेज़र निकलती है, जो बच्चों के पास छोटी छोटी लेज़र होती है खिलौनों के तौर पर, उनमें ये इस तरह से मैकेनिज़्म होता है, ठीक है बच्चों। ये हमारा लेज़र का एक सेक्शन कंप्लीट हो गया बच्चों। तो नोट करना है तो बच्चों कर लें नोट, वीडियो को रोक कर इसको अच्छी तरह नोट करें, याद करें। अब हमारा बस एक टॉपिक रह गया, हीलियम नियॉन लेज़र और एप्लीकेशन, तो ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा जी बच्चों। कर लिया नोट, मिलते हैं अगले लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।